कैश फ्लो स्टेटमेंट, थैंकफुली एंड प्राउडली वी कैन से दैट इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। और जिस तरह से हमने रेशियो एनालिसिस में बहुत सारी चीजें डीपली डिस्कस करी थी, को भी उतने डीपली डिस्कस करेंगे ताकि सीयूटी को करते समय आपको इसमें कोई परेशानी ना फील हो। अभी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स एज वेल एज प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स दोनों के दोनों लेके चलने। कैश फ्लो स्टेटमेंट वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जो हम अकाउंटिंग में करते थे वैसा हम कैश फ्लो में नहीं करते हैं, क्योंकि कैश फ्लो बेसिकली क्या होता है, एनालिसिस होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। ये कोर अकाउंटिंग नहीं होती है। जैसे कि रेशियो एनालिसिस जो होता था वो एनालिसिस होता था, कोर अकाउंटिंग नहीं होती थी। यहाँ भी वही चीज है, इट इज नॉट अ कोर अकाउंटिंग, इसका ध्यान रख लेंगे आप लोग। तो बहुत सारी चीजें जो है ना, आपने जो अकाउंटिंग में पढ़ी थी उससे अलग चल रही होंगी। उसका मैं रीजन बताऊंगा क्यों अलग चल रही होंगी, तो अपने दिमाग को मोटा मोटा बैठा के चलिएगा कि आप अकाउंटिंग को वायलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप एनालिसिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, करने को मिल रही हैं। ओके, अब स्टार्ट नाउ। आई होप डॉक्यूमेंट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन। आइए, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना है। वन इज कैश, अनदर इज फ्लो, अनदर इज स्टेटमेंट। ठीक है, कैश का मतलब, जब हम बोल के चल रहे हैं तो कैश का मतलब हुआ कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट टू द बैंक। कैश इन हैंड का मतलब है करेंसी नोट्स एंड कॉइन। कॉइन जिसे कहते हैं चिल्लड़, आपने देखा होगा, तो 20 रुपए का भी कॉइन आ जाता है, 100 का भी कॉइन आ जाता है। पुराने जमाने में 5 पैसे का, 10 पैसे का, 25 पैसे का, 20 पैसे का ऐसे कॉइन हुआ करते थे। और जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारी जो जेब खर्ची, कभी कभी माँ बाप खुश होकर दे देते थे। वो 25 पैसा तो बहुत ज्यादा हो जाता था, लेविश हो जाता था। 5 पैसा मिल जाता था, दैट वॉज मोर देन सफिशिएंट। आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 80s की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, लेट 80s में भी एक, हाँ लेट 80s में एक जो ब्रेड होती थी वो 25 पैसे में आ जाती थी, ब्रेड। हाँ, हाँ, तो अब समझ लो तुम इन्फ्लेशन कहाँ तक पहुंच चुकी है, ऐसा करके। 35, मदर डेयरी का जो दूध होता था वो, 1 लीटर दूध जो होता था वो उतने का ही, मतलब कभी 25, 35 पैसा, फिर ऐसे करते करते दूध का रेट बढ़ा इस तरह से। नहीं, वे कम टू द पॉइंट। कैश इक्विवेलेंट किन्हें कहते हैं, आपको याद होगा ना, भाई भाई जैसे, बहन बहन जैसे, कैश कैश जैसे, है ना। किसको बोलेंगे कैश जैसा, वो देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ एनी सच आइटम विच possesses क्वालिटीज ऑफ कैश, ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स विच आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, जिसको हम तुरंत से कैश में कन्वर्ट कर पाए। ये तो बिल्कुल ठीक है, लोग इतना लिख देते हैं, लेकिन इतना लिखने में उनको आधा नंबर मिलता है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन होगा तो पूरा नहीं मिलेगा। पूरा लिखने के लिए आपको एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, क्या, विदाउट, या विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। मतलब कैश में आप उसे कन्वर्ट कर पाए, बिल्कुल ठीक है, और उसकी वैल्यू में जो डिक्रीज होने वाला है या अप एंड डाउन होना है वो ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट हो। जैसे आपने किसी कंपनी का 2500 रुपीज का शेयर लिया, और जब आप उसे बेचने जा रहे हैं तो आपको 25,2504 रुपया मिल रहा है, या 2501 मिल रहा है। तो जो 1 रुपए का इंक्रीज है 2500 रुपये में, कोई बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है ना। लेकिन 2500 रुपये का शेयर जो अगर आपका है और उसकी वैल्यू आपकी घटकर कितना 1200 रुपये रह गई है, दैट्स ए सिग्निफिकेंट चेंज। तो ये कहते हैं इन, देखिए वो कम ज्यादा होगा, डेफिनेटली होगा, मार्केट में चीज आई है तो होगा, लेकिन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज हो, तब हम उसे कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे। ठीक है, एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज अ कैश इक्विवेलेंट ओनली व्हेन इट हैज अ शॉर्ट मेच्योरिटी पीरियड, 3 महीना या उससे कम का टाइम हो, तब उसे हम बोलेंगे। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, कैश इक्विवेलेंट कहलाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, आपने देखा होगा ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या करंट इन्वेस्टमेंट्स, आपने वहां पर करंट एसेट्स की कैटेगरी में डाले हैं, वहां पर रेशियो एनालिसिस में। यहाँ ऐसा नहीं है। करंट इन्वेस्टमेंट में अगर कुछ ना बोला जाए तो हम क्या मान के चलेंगे उन्हें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मान के चलेंगे। वहां तो क्या था, कैश या बैंक था ना, सिर्फ कैश इक्विवेलेंट। यहाँ कैश भी होगा, बैंक भी होगा, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी होगा, और करंट इन्वेस्टमेंट भी होगा। चाहे वो ट्रेड हो चाहे नॉन ट्रेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड नॉन ट्रेड का फर्क कहाँ पड़ रहा था, गुडविल की कैलकुलेशन में, रेशियो एनालिसिस में फर्क पड़ रहा है, यहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला है इसका। इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट। अब उन्हें कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं मानेंगे
अनलेस दे आर सब्सटेंशियल कैश इक्विवेलेंट्स। जैसे मान लिया प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अ कंपनी एक्वायर्ड शॉर्टली बिफोर देयर स्पेसिफिक रिडम्पशन डेट, प्रोवाइडेड देयर इज ओनली इनसिग्निफिकेंट रिस्क इन फेलियर फॉर द कंपनी टू रिपे द अमाउंट एट मैच्योरिटी। मतलब छोटी सी कंडीशन डाली है, इन्वेस्टमेंट्स को कैश इक्विवेलेंट से कब हटाएंगे। देखिए, अगर मान लिया आपने प्रेफरेंस शेयर खरीद लिया आज, और 2 दिन बाद उनके क्या होने वाले हैं, उनका रिडम्पशन होने वाला है, तो फिर हम उसको उस कैटेगरी के अंदर कंसिडर, पर इतना डीप चीजें नहीं निकल कर आती हैं। ऊपर वाले जो 3 पॉइंट है उन्हीं पे ध्यान देके चलेंगे। हाँ जी बेटा। सब्सटेंशियल कैश का मतलब ये हुआ ना, अभी देखो, अभी आपने प्रेफरेंस शेयर्स लिए, अभी उनकी मेच्योरिटी नहीं हुई है, तो वो सब्सटेंशियल कैश इक्विवेलेंट कहलाएंगे। अभी कैश इक्विवेलेंट तो बोल ही नहीं रहा मैं उनको। अगर वो मेच्योर हो गए तो ठीक है, मेच्योर हो गए तो डेफिनेटली कैश इक्विवेलेंट बनेंगे। अदरवाइज मान लिया जाए कि आपने किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर लिए, और वो कंपनी जो है वो प्रेफरेंस शेयर भी आपको मतलब रिडीमेबल कैटेगरी में है, रिडीम होने वाले हैं, ठीक है, कैश इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर ऐसी कैटेगरी में और ऐसी कोई मतलब चांसेस नहीं बन रहा आपका होने का फ्यूचर में, और ये क्या करे कि अ, उसके ना कैश में कन्वर्ट होने का मतलब है कि अगर कंपनी क्या करे, कंपनी इंसॉल्वेंसी की पोजीशन में आ जाए, कंपनी डूबने वाली पोजीशन में आ जाए, वैसा करके बोल रहा है ये बातों को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अच्छा, ये 3 चीजें हमने, अभी तो हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में बोला, एक और चीज बोल रहे हैं अभी आपके सामने। बेटा रुको, तुम पहले ना उस लाइन को ढंग से पढ़ लो, मुझे लग रहा है कि आपके इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ जा रही है। इट सेज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट अनलेस दे आर सब्सटेंशियल कैश इक्विवेलेंट। अगर वो सब्सटेंशियल कैश इक्विवेलेंट है, उनके कैश होने के चांसेस नहीं है, तो कैश इक्विवेलेंट से हटा दीजिए उनको। ठीक है, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन उन्हें आप कैश इक्विवेलेंट मान के चलते हैं। और ये कहानी बता रहा है आपको, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अ कंपनी एक्वायर्ड शॉर्टली बिफोर द स्पेसिफिक रिडम्पशन डेट, प्रोवाइडेड दैट देयर इज ओनली इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ फेलियर। अब ये कह रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर जो है, आपने उसे एक्वायर करा उनके रिडम्पशन डेट से पहले, ये कैश इक्विवेलेंट है। ये कैश इक्विवेलेंट कब नहीं रहेंगे, जब कंपनी के फेल होने के चांसेस हो जाए तब। ठीक है, और वो एक इनसिग्निफिकेंट रिस्क होता है। हमें क्या पता कब फेल हो रही है नहीं हो रही, हम तो मार्केट से खरीद लिए प्रेफरेंस शेयर, पता चला 3 दिन 4 दिन बाद, महीने भर बाद उनका रिडम्पशन हो रहा है। तो रिडम्पशन हो रहा है तो ऑब्वियसली कैश में कन्वर्ट होंगे वो, और जितनी वैल्यू के थे उतनी में कन्वर्ट होंगे। इक्विटी तो ऊपर डिस्कस हो चुकी है ना, इक्विटी वो वाली जो आप ट्रेडिंग पर्पज से खरीद रहे हैं, दूसरी कंपनी के, है ना, वो वाले। अच्छा देखिए, ये जो एक पैराग्राफ बोल रहे हैं ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अगर, हाँ, तो सब्सटेंशियल है, क्योंकि हमें नहीं पता कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा उससे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पैरा 7 बोल रहा है कि कैश फ्लो एक्सक्लूड्स मूवमेंट बिटवीन आइटम कॉन्स्टिट्यूट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आइए देखें जरा, यहां मैंने बोला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये मेरे पास इस तरफ खड़े हैं लोग, इधर मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटीज खड़ी हैं, और इधर मेरे पास क्या खड़ी है, करंट लायबिलिटीज। इधर मेरे पास नॉन करंट एसेट्स खड़ी है, इधर मेरे पास करंट एसेट्स खड़ी है। ये ऐसे हैं, दोनों आमने सामने खड़े हैं। मैंने अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बेच दिया, बदले में कैश आ गया, तो क्या हुआ कि मेरा पैसा यहां से निकला और यहीं चला गया। मैंने अपना कैश बैंक में जमा करा दिया, यहां से पैसा निकला यहीं चला गया। दिस विल नॉट अ कैश फ्लो, ये कैश फ्लो नहीं कहलाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट को बेच दिया जो कि मार्केटेबल सिक्योरिटी थी, कैश फ्लो नहीं कहलाएगा ये इट इज अ मूवमेंट बिटवीन कैश एंड कैश इक्वल। मैंने अपनी एसेट्स, मैंने अपनी, अच्छा यहाँ पर मैं क्या लेके चल रहा हूँ, यहाँ मैं इक्विटी लेके चल रहा हूँ। मैंने क्या किया, अपनी एसेट्स बेची, और बदले में क्या दे दिए, शेयर दे दिए, है ना, कंसिडर। या मैंने क्या करा, शेयर इशू करे, बदले में क्या दे दिया, एसेट्स के बदले में शेयर इशू कर लिया, तो क्या हुआ, मूवमेंट इनके बीच में हुई। इट विल नॉट बी अ कैश फ्लो, कैश का तो कोई यूज ही नहीं हुआ ना। मैंने डिबेंचर इशू करे, बदले में क्या कर दिया, शेयर दे दिए। मतलब मैंने मतलब मैंने बिल्डिंग खरीदी, प्लांट खरीदी, मशीनरी खरीदी, बदले में डिबेंचर दे दिए। या मैंने क्या कर दिया, डिबेंचर को कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर में। तो मूवमेंट किसके बीच में, इसके और इसके बीच में मूवमेंट हुई ना। डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी है, शेयर, डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी है, और शेयर क्या है, इक्विटी का पार्ट है। मूवमेंट इसके बीच, देयर इज नो कैश फ्लो, वो कैश फ्लो नहीं कहलाएगा। या मैंने क्या कर दिया, डेटर जो थे वो बीआर में कन्वर्ट हो गए,
डेटर गॉट कन्वर्टेड इनटू बीआर हो गया। ये क्या हो गया था, बीआर जो डिस्काउंटेड था वो डिसऑनर हो गया, और डेटर, और प्लीज समझना, डेटर जो था वो बीआर में कन्वर्ट हो गया, नो कैश फ्लो। क्रेडिटर बीआर में कन्वर्ट हो, क्रेडिटर जो था वो पीपी में कन्वर्ट हो गया, नो कैश फ्लो। बीआर मैंने एंडोर्स कर दिया किसी क्रेडिटर को, नो कैश फ्लो। ठीक है। लेकिन लेकिन डेटर ने हमें पैसा दे दिया, ये कैश फ्लो कहलाएगा। डेटर ने हमें क्या दे दिया, पैसे दे, बीआर क्या हो गया, बीआर क्या हो गए, इन कैश हो गए। बीपी के बदले में पेमेंट पे कर दी, क्रेडिटर को पेमेंट पे कर दी, मतलब तब हमारी मूवमेंट ऐसे और ऐसे हो रही है ना, ऐसे और ऐसे हो रही है मूवमेंट। हमने प्लांट बेच दिया, मशीनरी बेच लिया, बदले में पैसा ले लिया। हमने डिबेंचर इशू किया, बदले में पैसा ले लिया। हमने शेयर बेचा, बदले में पैसा ले लिया। सो इफ मूवमेंट अक्रॉस द पॉइंट्स होगी, भी हम उसको क्या बोलेंगे, कैश फ्लो बोलेंगे, अदरवाइज उससे क्या। हाँ। अब जैसे मान लो बी आर डिस्काउंटेड डिसऑनर था, तो क्या हो जाएगा, डेटर बढ़ेगा और क्या होगा, बैंक घटेगा, तो दैट विल आल्सो बी टर्म्ड एज व्हाट, कैश फ्लो। हम उसकी बात करेंगे। इज इट फाइन। मूवमेंट अगर इनके बीच में आपस में, तभी क्या कहलाएगा, ये कैश फ्लो कहलाएगा, अदरवाइज ये नहीं कहलाएगा। अब जरा देखिए वो डॉक्यूमेंट हमसे क्या बात करने की कोशिश कर रहा है, सी दिस। क्या कहा आगे, देखिए हमसे कि कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस यूज, ये क्या कहलाएगा, ये जो है ये कैश फ्लो नहीं है। नीचे, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये भी कैश फ्लो नहीं है। सेल परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट्स, ये भी कैश फ्लो नहीं है ना। ये कैश मैनेजमेंट का पार्ट है, ये कैश फ्लो नहीं है। कैश, अरे बैंक में पैसा जमा कराना तो इसी के ऊपर नीचे जा रहे हैं ना हम तो। अगर यही मूवमेंट है, हाँ जी, पढ़ के देखना क्या लिखा है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती है, कैश इक्विवेलेंट होती है। अभी क्या बोला ऊपर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और कैश इक्विवेलेंट, नहीं कंसिडर करेंगे उसको। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास होता है राइज, कैश तो हमने पढ़ लिया, कैश इक्विवेलेंट हमने पढ़ लिया। अगला हमारे पास पॉइंट आता है कि कैश फ्लो क्या होता है। देखिए भाई, फ्लो ऑफ रिवर जो होता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है। आपने देखा नदियां हमेशा क्या ढलान की तरफ चलती हैं, कभी रिवर्स नहीं आती हैं। बिल्कुल, नदी अपना रास्ता बदल लेती है, लेकिन रिवर्स नहीं होती है नदी। रिवर्स तभी होता है जब क्या होता है, सीवर जाम होता है, पानी वापस आता है। हम्म, ऐसा करके। और सीवर नदी में तो फर्क है। तो लेकिन फ्लो ऑफ मनी जो होता है वो दोनों तरह का होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों होता है। इज वेरी क्लियर। अगर फ्लो ऑफ मनी है तो हम उसे बोलेंगे आउटफ्लो। अगर पैसा आ रहा है तो क्या बोलेंगे, इनफ्लो। अगर पैसा आ रहा है तो उसे बोलेंगे सोर्सेस, और अगर पैसा जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, यूजेस। सोर्सेज मतलब इनफ्लो का, और यूजेस मतलब क्या हुआ, आउटफ्लो। ये टर्म हम यूज करेंगे, सोर्सेज एंड क्या बोलेंगे हम उसको, सोर्सेज और एप्लीकेशन, दो चीज हम यूज करने वाले हैं आगे चल के। सोर्सेज मतलब इनफ्लो है, एप्लीकेशन मतलब क्या है, आउटफ्लो है। तो देखिए, द ट्रांजेक्शन विच इंक्रीजेस कैश पोजीशन या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस ऑफ द एंटिटी, उन्हें कहते हैं इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश फ्लो। ट्रांजेक्शंस या रिसिप्ट कहते हैं, डिक्रीजेस कैश पोजीशन, उसे क्या कहते हैं, आउटफ्लो ऑफ कैश, या आउटफ्लो ऑफ कैश या पेमेंट्स कहते हैं उसको। ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, वो जान लेते हैं जरा। और उसी में हमारा क्या है, पूरा का पूरा कैश, बच्चे मतलब पूरा का पूरा कैश फ्लो पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। और ये एग्जाम्पल मैंने अक्सर यूज करा अपने गुडविल के टाइम पे भी, बाकी टाइम में। डॉक्टर नंदा हमारे पास बैठी हैं, अभी कितने साल की हो चली हो आप, 18 होने में कितने महीने बाकी हैं। तो 10 महीने बाद जब ये बच्चा बड़ा बन जाता है, तो इसके पापा ने इसके बर्थडे पे इसको करीब करीब 5 करोड़ रुपया दिया। ठीक है। ये 5 करोड़ भी नहीं दिया, मतलब इसके, हाँ चलो, इसके पापा ने इसे 5 करोड़ रुपए दिया। इसको बोला कि भाई, इसको बोला, इसको 5 करोड़ रुपए दिया, ऐसे पांच। ये डॉक्टर नंदा है हमारे पास, इसको सॉरी, 5 करोड़ रुपए दिया उसको, 5 करोड़ रुपया, उसको बोला जा बेटी तू ना इसे उड़ा ले। ये चली गई मॉल पे, और ऐसे से उड़ाना शुरू कर दिया, इसने ऐसे से उड़ाया तो। मैंने पहले एग्जांपल दिया है, लेकिन उसका कंटेक्स्ट बदल गया, ऐसे ऐसे उड़ाया उड़ाया उड़ाया। ये थॉट्स थोड़ी बनाने हैं इसके भाई। हाँ, ठीक है कुछ नहीं ऐसी वो। ठीक है। तो इसकी 5 करोड़ रुपए है, इतनी वियर्ड थॉट नहीं है मेरी। ठीक है। तो ये 5 करोड़ रुपए उड़ाने के लिए दिया, 5 करोड़ उड़ा लिया। ठीक है। और इसको पता था ना 5 करोड़ उड़ाया। जब ये नीचे आते थक गई, मतलब काफी थक गई, नीचे हाहाकार मच चुका है, पूरी
पूरे मतलब मॉल के आगे लठमारी बच चुकी है, 500-500 रुपए के लोग नोट लूट के भाग रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो जब ये नीचे आती है, जब ये नीचे आती है तो इसके पास आ, नीचे आती है तो इसके पास करीब करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपीस ये पैसा बचा हुआ है। ठीक है। तो पापा ने कितना दिया था, 5 करोड़ रुपीस दिया था। जब ये नीचे आई तो कितना पैसा उसके पास बचा, 1.5 करोड़ है। इसने उड़ाया कितना पैसा बताइए, 3.5 करोड़ रुपीज इसने क्या करा, उड़ा दिया। गॉट इट। अच्छा, अगर हम बोलें कि हमारे पास ओपनिंग अमाउंट गिवन है और क्लोजिंग अमाउंट गिवन है, तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि इसने, जब ये पापा ने दिया 5 करोड़, पर जब इसके बाद जब ये नीचे आती है तो इसके पास 1.5 करोड़ है, हम बता सकते हैं ना इसने कितना पैसा उड़ाया बीच में, 3.5 करोड़ उसने बताया, उड़ा सकते हैं। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है उसमें भी कुछ ऐसे ही चलता है। ठीक है। आपके पास ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं, आपके पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर कितने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को आपने यूज किया, यूज किया मतलब नेगेटिव है, पर आपने अगर उसको गेन किया तो पॉजिटिव है। तो अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर आपको निकालना पड़ जाए तो वही आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ठीक है। तो हम क्या कर रहे होते हैं बेसिकली कि हमारे पास हमारे पास होती है क्या, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। हमारे पास होती है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ऐसे हमारे पास होती है। ठीक है। और हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश। मैं आपको दिखाऊं पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखिए। अभी नोट मत करना, सिर्फ देखना। हम लिखते हैं इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर। हम इसको ऐसा लिख लेते हैं। अब ड्यूरिंग द ईयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जितना इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ हमने वापस आगे फिगर, उसमें अगर मैं जोड़ दूं क्या, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मैंने जोड़ दिया, मेरे पास क्या आना चाहिए बताइए, मेरे पास क्या आना चाहिए, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है। अब भाई ये जो चीज होती है ये आपको गिवन होती है, ये जो चीज होती है ये आपके पास क्या होती है, ये गिवन होती है। वो ये दोनों चीजें क्या होती हैं आपके पास, ये गिवन होती हैं। ठीक है जी। तो अब आप देखिएगा, दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, और आप ये जो चीज होती है ये वाली चीज इसे कैसे निकालते हैं, इसे ऐसे निकालते हैं। आप लिखते हैं क्या, नेट, हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, या कैश फ्लो या यूजेस, यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो लिखा। फिर लिखते हैं हम लोग क्या, कैश फ्लो या यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वो लिखा। या लिखा हम लोगों ने क्या, कैश फ्लो या यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी बताएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है, ये वाला। इन तीनों को टोटल करके ये फिगर आती है। मतलब ड्यूरिंग द ईयर का कैश कैश इक्विवेलेंट आप कैसे निकालेंगे, प्लस या माइनस वाला, वो निकालेंगे कैसे, एक दो तीन एक्टिविटीज का टोटल करके। दिस कुड बी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होगा तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर आ गया, और अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या बोलेंगे, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर आ गया। इसको आप किससे रिकंसाइल करते हैं, ओपनिंग से, सो एज टू रीच व्हाट, क्लोजिंग वैल्यू। तो यही कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अब सुनो, इन तीनों एक्टिविटीज को निकालने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, वो आइटम आपके पास गिवन होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट। तो अगर मैं बोलूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ रिकंसिलेशन ऑफ ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट with the closing cash and cash equivalent, okay, from the items given in statement of profit and loss and balance sheet of the company for a particular time period, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ये है इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग का, हाँ, तो डेफिनेशन नोट्स में दे रखी है बहुत अच्छी, अभी मैं डेफिनेशन की तरफ ही आ रहा हूँ। हाँ, यू इफ यू, अगर आपको लिखना है इसको, मैं दूसरा स्ट्रक्चर तरीके से दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मूला देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, ये कैसे बनता है देखिए, इस तरह का बनता है स्टेटमेंट आपके पास ऐसे, रुपीज होता है पर्टिकुलर्स, इस तरह से हम लिखते हैं ए,
कैश फ्लो या यूज इन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऐसे करके। कैश फ्लो या यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसको हमने यहाँ लिख दिया, नहीं, आउटर कॉलम में रख दिया ऐसे। दो लाइनें क्यों बना रहा हूँ उसका मैं बताऊंगा क्वेश्चन करते हुए। है जी बाबा। इसके अंदर छोटे मोटे टोटल होते हैं, फिर बाहर वाले कॉलम में लिखा जाता है, इसलिए करते हैं ऐसा। बी, कैश फ्लो या यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऐसे। सी, कैश फ्लो या यूज इन फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऐसे। ठीक है। ऐसे। ठीक है जी। और ये लिख लिया हमने, ये क्या हुआ? ये हुआ नेट इंक्रीज, नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट्स ड्यूरिंग द करंट ईयर, ड्यूरिंग द करंट ईयर, ड्यूरिंग द करंट ईयर, ये वाली फिगर। इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग क्या, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, ऐसे जोड़ दिया। और ऐसे करने के बाद जो फिगर निकल कर आई वो हमारी क्या होगी, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। बोलिए। हाँ जी बेटा। गेन काउंटिंग थोड़ी कर रहे हैं, गेन लॉस तो अकाउंटिंग में होगा, यहाँ गेन नहीं कर रहे कुछ भी। ये तो देखो, ऑपरेटिंग का भी एक इतना लंबा चौड़ा फॉर्मेट है, बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मेट ऑपरेट, इन्वेस्टिंग का इतना बड़ा फॉर्मेट है, फाइनेंसिंग का इतना बड़ा फॉर्मेट है। मैंने क्या किया, फाइनल अमाउंट जो ऑपरेटिंग का है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा वो लिख दिया। फाइनल अमाउंट सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पॉजिटिव या नेगेटिव वो लिख दिया। फाइनल अमाउंट सारी एक्टिविटीज का पॉजिटिव नेगेटिव वो लिख दिया। इन तीनों का टोटल करके हमने क्या लिखा, नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और फिर उसको किससे जोड़ दिया, ओपनिंग से जोड़ दिया, जो कि हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, क्लोजिंग के बराबर होना चाहिए। जाके आपका रिकंसाइल होगा, रिकंसिलेशन बोलते हैं इसको, ये बेसिकली रिकंसिलेशन। सो अगर मैं बोलूं व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज रिकंसिलेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट with the closing balance of cash and cash equivalent from the items given in the statement of profit and loss and the balance sheet of a company for a given period of time। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो हम ऐसा पूरा क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं ऐसा करते हैं। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिर्फ कैश फ्लो ऑपरेटिंग बनाइए, सिर्फ इन्वेस्टिंग बनाइए, सिर्फ फाइनेंसिंग बनाइए। अब हमारा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से यही बनता है। सर ओके, बोलिए। सेकंड ये वाले में, ये अभी बताएंगे ना, अभी बहुत कुछ है। ये जो है ना, ये वाले इनके इंडिविजुअल टोटल आते हैं, इतना बड़ा फॉर्मेट है वो। थर्ड पेज पे दिख जाएगा आपको क्या दिख रहा है। ऑपरेटिंग के अंदर क्या है थर्ड पेज पे देखिए, इन्वेस्टिंग के अंदर क्या है फोर्थ पेज पे देखिए आप, दिखेगा आप। इस पे नहीं बेटा, नोट्स के थर्ड फोर्थ पेज पे आप नजर डाल सकते हैं। थोड़ा बहुत तो कर ही लो, काम आ जाएगा। अब आप बोल रहे थे ना ये सेकंड लाइन किस लिए खोल रखी है, ये सेकंड वाली लाइन किस लिए है। जरा पेज नंबर चलिए आप 3 पे। कैन यू सी पेज नंबर 3 पे पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फाइनल दिख रहा है, पेज नंबर 3 पे कैन यू सी सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, नेट कैश फ्लो या यूज, लिखा है कैश फ्लो या यूज दिख रहा है। ये वो चीज है, ये वाली चीज है। इतने बड़े फॉर्मेट का क्रक्स है ये वाला पार्ट।
ठीक है, ये वाला पार्ट। अगले पेज पे चलिए जरा, अगले पेज पे दिख रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्या दिख रहा है? कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन, कौन सी एक्टिविटी? कोई ऑपरेटिंग क्यों लिखा हुआ है? इन्वेस्टिंग ठीक करिए, तो मैं भी जब आपको नोट्स दूंगा आपको उसमें ठीक आएगा। ऑपरेटिंग लिखा हुआ है, इन्वेस्टिंग है, ऑपरेटिंग गलत लिखा हुआ है, ठीक कर रहा हूँ उसको। फोर्थ पेज पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है भाई, इन्वेस्टिंग नहीं लिखा हुआ। गलत है, मैं ठीक कर दिया मैंने उसको। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम या यूज्ड इन, फाइनेंशियल, इसके नीचे चलो, इसके नीचे चलो, और नीचे चलो, तो नीचे आ गया फाइनेंसिंग। बेटा, एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग, एक फाइनेंसिंग, तो मैंने ठीक कर दिया। तो आप देख रहे हैं, ये जो तीन एक्टिविटीज बताई थी ना, तीन एक्टिविटीज, कितना बड़ा काम होता है उनका, वो सब काम इस कॉलम में होता है, इस कॉलम, इसमें कॉलम छोड़ा हुआ है खाली। तो कुल मिला के स्ट्रक्चर आपके पास ये वाला बनता है। चलिए, हाँ सर, मैं लिखना सिखाऊंगा ना, अभी तो मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ कि डेफिनेशन से हमें क्लैरिटी नहीं आती कि हम क्या करने वाले हैं। सो आई हैव गिवन यू पहले फॉर्मेट, उसके हिसाब से डेफिनेशन आपके सामने डेवलप करके दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन करते समय बताएंगे, अभी तो क्वेश्चन नहीं, अभी तो शुरुआत है चीजों की। आगे चलिए जरा, बाद में बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलिए। अब आइए दोबारा से अपने पेज नंबर 1 पे। तो अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो क्या लिखा है इसका डेफिनेशन, कि इट इज अ स्टेटमेंट या इट इज अ समरी ऑफ रिसिप्ट्स या पेमेंट। समरी ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट है, पैसा आया गया उसकी समरी है। रिकंसाइलिंग, क्या रिकंसाइल कर रहा है? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर अ फर्म फॉर अ गिवन पीरियड। इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्सेज मतलब इनफ्लो, और एप्लीकेशन मतलब आउटफ्लो फ्रॉम आइटम अपियरिंग इन द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। और बड़ी डेफिनेशन बन गई। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कोई डाउट है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। और ये दूसरी डेफिनेशन है, इट इज अ स्टेटमेंट विच समराइजेज सोर्सेज और एप्लीकेशन ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डेफिनेशन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से आपको तीन एक्टिविटीज में बांटना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। और ऑपरेटिंग का भी इनफ्लो आउटफ्लो होगा, इन्वेस्टिंग का भी इनफ्लो आउटफ्लो होगा, और फाइनेंसिंग का भी इनफ्लो आउटफ्लो होगा, ठीक है। चलिए, अब जरा देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर मान लिया जाए, क्या 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 मतलब, थोड़ा तो चैन करो, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है क्या चल रहा है। भाई थोड़ा रहम खाओ अपनी जवानी पे, कुछ कंस्ट्रक्टिव कर लोगे तो अच्छा है। मैसेज चैट वगैरह से बाद में हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि एक स्क्रीन बदल के हम, देर इज नो नीड, यू विल गेट हार्ड कॉपी ऑफ दैट, डोंट वरी फॉर दैट। बोला मैंने आपको हार्ड कॉपी दूंगा आपको मैं, कैसा हुआ है? इतने चैप्टर पढ़ाए, बकायदा कलर प्रिंट आउट दिए भाई। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है आपकी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। आप गारमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, गारमेंट का बिजनेस करके आपने जो पैसा रेवेन्यू जनरेट किया, उसे आप क्या बोल रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल रहे हैं। लेकिन गारमेंट के बिजनेस में अगर आपने रेंटल इनकम ले ली, डिविडेंड की इनकम ले ली, इंटरेस्ट की इनकम ले ली, तो वो तो नॉन ऑपरेटिंग हो गई ना। तो हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पर? प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। और सुनो, ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वही होती है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वाली। याद करिए, रेशियो में पढ़ा था हमने ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, उसको ऑपरेटिंग के तो हमने क्लासिफिकेशन कर लिया था, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग, ठीक है। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग को क्लासीफाई नहीं करा था। नॉन ऑपरेटिंग का क्लासिफाई रेशियो में नहीं आता, वो कैश फ्लो में आता है। तो जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वही तो है आपकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। वो एक्टिविटी विच इज नॉट योर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, उन्हीं को बोलते हैं हम नॉन ऑपरेटिंग। वो क्या होती है? इन्वेस्टिंग होगी या फाइनेंसिंग होगी। भाई आपका पैसा खर्च हुआ, या तो प्लांट बिल्डिंग मशीनरी पे खर्च हुआ होगा, ठीक है, या किसी को लोन लिया, किसी से लोन लिया होगा, ऐसा करके होगा। लोन दिया तो इन्वेस्टिंग है, लोन लिया तो फाइनेंसिंग है। चलते हैं आगे। तो अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर इनफ्लो क्या क्या हो सकते हैं? कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर एंड कस्टमर्स, रॉयल्टीज, कमीशन और फी, रेवेन्यू, कैश ऑपरेटिंग इनकम, इनकम टैक्स का रिफंड आ गया तो भी ऑपरेटिंग कहलाएगा। कैश रिसीव्स ऑफ प्रीमियम, इंश्योरेंस कंपनी के केस में जो प्रीमियम मिलता है आपको, उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश रिसीव्स रिलेटिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट या स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब जैसे मैं बता दूं आपको क्या, कि कोई फ्यूचर का, जैसे मान लो
ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये इस तरह का होता है। सपोज जैसे मान लो वायु ने क्या करा कि पंजाब में एक 5 हेक्टेयर का एक खेत उसके पास पड़ा है। उसके मेटरनल नानू ने नाना जी ने उसके नाम पे कर दिया था 5 हेक्टेयर का। जब वहां जाती है तो पता चलता है 5 नहीं है 50 हेक्टेयर है। ठीक है, मतलब 50 एकड़ समझ ले। हमारा स्कूल कितने एकड़ में फैला हुआ है पता है? 14 एकड़, 15 एकड़ में। हमारा छोटा सा स्कूल है नवेदा में, वो सिर्फ 14-15 एकड़ में फैला हुआ है। तो 50 एकड़ समझ लो कितना है, कितना बड़ा खेत इसके पास है। उसमें आप चाहें तो किसी एयरपोर्ट का रनवे बना सकते हो, इतना बड़ा हो जाता है वो एरिया, छोटा मोटा। तो कोई बात। हाँ हाँ, ठीक है। और हमारे एक स्टूडेंट ने क्या किया, उसे ना उसे मतलब पार्टी वार्टी सब बड़ा शानदार तरीके से पसंद था। उसने क्या कर दिया, उसने उसने बियर की फैक्ट्री खोल ली, अच्छे से कर लिया। ठीक है? और सॉरी टू से, लेट्स कम टू द पॉइंट। ये हमारे पास क्या था, कैश फ्लो था। कैश फ्लो के कंपोनेंट देखे। ऑपरेटिंग में हमने बोला क्या, ऑपरेटिंग की इनफ्लो और आउटफ्लो कौन कौन से होते हैं, जरा देखिए, दोबारा से देखिए यहाँ पर। तो जो हमारे एग्जाम्पल यहाँ पर था निकल कर आया था वो था कि इसके पास 50 एकड़ का क्या था, एक एरिया आया। और इसने देखा कि आसपास के किसान जो होते हैं वो फसल उगाते हैं। इसने कहा आई विल ग्रो कैश क्रॉप्स। तो इसने क्या करा, इसने इसने बोला कि मैं इस पर क्या उगाऊंगी, आलू उगाऊंगी, आलू। आलू कैश क्रॉप्स होता है कैसे, इसने पेप्सिको के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई ठीक है मैं आलू उगाऊंगी यहाँ पर। और इस 50 एकड़ के एरिया में मैं मान लो 5 लाख किलो आलू, 8 लाख किलो आलू मतलब ऐसे उगेंगे। इसने वो कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन कर लिया, किसके साथ, पेप्सिको के साथ साइन कर लिया। पेप्सिको ने बोला ठीक है भाई तेरे 5 लाख किलो आलू है, मैं 10 रुपए पर केजी के हिसाब से हम क्या करेंगे, 10 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद लेंगे। कंडीशन नंबर वन, फ्यूचर में कंडीशन नंबर वन, फ्यूचर में आलू की पैदावार ना पंपर हो गई, आलू के प्राइस गिरने शुरू हो गए मार्केट में। लेकिन पेप्सिको इज बाउंड विद हर परचेज कितना, 10 रुपए पर केजी। तो वो आके कहते हैं कि भाई आलू का प्राइस इस समय मार्केट में 8 रुपए पर केजी चल रहा है। तुम्हारे हमारे साथ डील हुई थी 5 लाख किलो आलू खरीदने की। 5 लाख इंटू टू कितना बनता है, 10 लाख रुपया। अभी हमसे ले लो, हमें कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर दो। ठीक है, वरना क्योंकि उन्हें मालूम है आलू के प्राइस कितना है, 4 रुपए 3 रुपए तक भी जाएंगे, तो क्यों उतना लॉस झेलें हम। सी एक्सेप्टेड, उसने कहा ठीक है मेरा तो अपना प्लांट है, तुम नहीं खरीदोगे मैं अपने यहाँ प्रोसेस कर लूंगी। इसने कर लिया। ठीक है, तो ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था ना, इसको पैसा उसके अगेंस्ट मिला। हाँ तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ना इसकी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी कंडीशन नंबर टू, आसपास के सारे एरिया में आलू की फसल खराब हो गई, सिर्फ इसी की ठीक रही। अब आलू का प्राइस बढ़ना शुरू हो गया, मार्केट में 12 रुपए चला गया आलू का प्राइस। इसने पेप्सिको से कांटेक्ट किया कि भाई 5 लाख किलो की शर्त हुई थी, 2 लाख 2 रुपए मतलब 10 लाख रुपए मुझसे ले लो, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर दो। पेप्सिको कहा ठीक है भाई, फ्री में 2 लाख तो आलू तुमसे ना खरीद के अगले डिस्ट्रिक्ट से खरीद लेंगे हम तो, पेमेंट करनी पड़ गई। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट अगर आपको पेमेंट करनी पड़ती है, रिसीव करनी पड़ती है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही कहलाती है। ठीक है, दिस इज माय पॉइंट टू एक्सप्लेन यू। अब वो वैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ये सब अलग अलग तरह के होते हैं, पर उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं। और आगे चलें थोड़ा सा, इनफ्लो पता चल गया आपको, चलिए आउटफ्लो पे चलते हैं। आगे लिखा है क्या, कैश परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटफ्लो है। कैश पे टू क्रेडिटर एंड सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटफ्लो है। कैश पेमेंट टू इंश्योरेंस एंटरप्राइजेज फॉर प्रीमियम एंड क्लेम्स, एन्युटीज एंड अदर बेनिफिट्स, ये आउटफ्लो है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सैलरी, वेजेस एंड पेमेंट टू एम्प्लॉय बिल्कुल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश पेमेंट ऑफ क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के लिए, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और कैश पेमेंट रिलेटेड टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी क्या हमारे पास है, ऑपरेटिंग ही है। आइए, पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय सच एज सैलरीज, प्रोविडेंट फंड, बोनस, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हर तरह की एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है जी। अच्छा, कैश फ्लो अराइजेस फ्रॉम द परचेज ऑफ सेल्स एंड डीलिंग और ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, कैश एडवांस एंड लोन्स मेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, ये उनके लिए ऑपरेटिंग है। समझ रहे हो, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए लोन देना लेना, इंटरेस्ट लेना देना, ये क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग कहलाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी विच इज रिलेटिंग टू एक्विजिशन या डिस्पोजल, खरीदना या बेचना, क्या, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, ये उनको क्या कहलाती है, उसे हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज
देखें जरा, देयर एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू एक्विजिशन, परचेज, डिस्पोजल, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट। भाई करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी वाली? जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शामिल नहीं है वो वाली। जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड नहीं है वो वाली, प्लीज अंडरस्टैंड। मान ली मेरे पास क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट दे दी कि 50% ऑफ द करंट इन्वेस्टमेंट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बची 50% क्या है? इन्वेस्टिंग है। वैसे तो इन्वेस्टमेंट इज माई इन्वेस्टिंग, कोई भी इन्वेस्टमेंट मेरा इन्वेस्टिंग ही तो कहलाएगा। लेकिन हमने करंट इन्वेस्टमेंट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना था ना। तो अगर कोई बोले 60% ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज, 60% ऑफ द करंट इन्वेस्टमेंट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो 40% तो इन्वेस्टिंग हो गया ना, ये वाला पार्ट। अरे भाई, आपके पास फाइनेंशियल ईयर 2023, फाइनेंशियल ईयर 2045 है, ऐसे है। यहाँ लिखा है करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स लिखा हुआ है 5 लाख, कितना लिखा हुआ है 6 लाख। और एडजस्टमेंट दे रखी है कि 60% ऑफ द करंट इन्वेस्टमेंट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर कुछ ना बोला जाए, 100% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। 60%, इसका 60% कितना हो गया? 3 लाख। इसका 60% कितना हो गया बताइए? 3,60,000। क्या बोल रही है? 3,60,000। अब 3,60,000 तो किसकी कैटेगरी में? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। जो बच गया वो क्या? वो तो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काउंट होगा। कितना बच गया? 2 लाख यहाँ। कितना बच गया? 2,40,000। क्या भाई, वो बैलेंस शीट दे रखी होती है। वो करंट के अंदर है, नॉन करंट। नॉन करंट वाला तो इन्वेस्टिंग जाएगा, करंट वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। लेकिन नीचे इन्फॉर्मेशन में अगर लिखा है 60% क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग कहलाएगा। ये बचा हुआ पार्ट 2 लाख रुपए का, और कितने का? 2,40,000 का। ये वाला पार्ट जो होगा, ये इन्वेस्टिंग कहलाएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये कैश इक्विवेलेंट नहीं है। कितना इन्वेस्टमेंट हो गया? 40 है। 40,000 रुपए को हम क्या मानेंगे? इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो मानेंगे। ऐसा करके चलना है, ये बोलने का मतलब है। तो ऐसा छोटा सा एडजस्टमेंट बन के आपके पास आता है। बोर्ड के एग्जाम में तो नहीं आना, सीयूटी वाले में शायद वो दे दें ऐसा करके। है जी, कहाँ से बता रहा हूँ? इन्वेस्टिंग से बता रहा हूँ। इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन लिखा है, अदर देन, पढ़ो जरा क्या लिखा है। करंट इन्वेस्टमेंट को भी हमने क्या माना है? इन्वेस्टिंग माना है। लेकिन कब माना है? लिखा है, क्या लिखा है? अदर देन इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। कैश इंक्लूडेड में, कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड होने के अलावा। फोन यही रख जाओ, फोन यही रख जाओ। अरे सुन रहे हैं गुलाटी? फोन यहाँ रख जाओ बेटा। इनफ्लोस, क्या हुआ इनफ्लोज में? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कैश रिसीव्स पेमेंट फ्रॉम एडवांसेस, लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज। आपने थर्ड पार्टी को लोन एंड एडवांसेस करे, डिविडेंड मिल गया आपको, इंटरेस्ट मिल गया आपको, और रेंट मिल गया आपको। भाई डिविडेंड कब मिलेगा? जब आपने शेयर में पैसा लगाया। इंटरेस्ट कब मिलेगा? जब आपने डिबेंचर या लोन वगैरह क्या कर रखे हैं, दे रखे हो किसी को। और रेंट कब मिलेगा? जब आपकी कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे करी होगी। तो ये सब इन्वेस्टिंग थी। इनका रिजल्टेंट, इनका आउटकम भी आपके पास इन्वेस्टिंग ही रहेगा। और नीचे आउटफ्लो कब कब होगा भाई? ऊपर सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, नीचे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, ऊपर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नीचे क्या है? कैश पेमेंट टू परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपकी कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर, वारंट, डिबेंचर्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लिए। और सुनो, आपने क्या किया था? लोगों को लोन एंड एडवांसेस दिया था। आपको लोन एंड एडवांसेस वापस मिल गया। जब आप देंगे तो क्या होगा? आउटफ्लो। वापस आएगा तो क्या होगा? इनफ्लो। किसी बच्चे के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर, इंटरेस्ट की पेमेंट और डिविडेंड की पेमेंट क्यों नहीं इंक्लूड करी यहाँ पर? क्योंकि डिविडेंड का रिसीव करना और इंटरेस्ट का रिसीव करना तो आपने इन्वेस्टिंग माना। तो रीजन क्या है? डिविडेंड की पेमेंट और इंटरेस्ट की पेमेंट फाइनेंसिंग कहलाती है। कारण, हम जब शेयर इशू करते हैं, ठीक है, तब हम डिविडेंड पे करते हैं। शेयर इशू करना फाइनेंसिंग है। हम इंटरेस्ट कब पे करते हैं? जब हम लोन लेते हैं। लोन लेना क्या हमारे लिए? फाइनेंसिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्टी आउटफ्लो हो गया ना। आपने थर्ड पार्टी को, तो आपने बिजनेस से आउटसाइड वाले लोगों को क्या कर दिया? लोन एंड एडवांसेस दे दिया। आपका तो इन्वेस्टिंग आउटफ्लो हुआ ना। इन्वेस्टमेंट, एक नोट कर लीजिएगा। परचेज ऑफ गुडविल विल ऑलवेज बी एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Separate disclosure of cash from investing activities is important because it represents the extent to which expenditures have been made for the resources intended to generate future income and cash flow. If investment is shown under current assets, then it is to be taken as cash equivalent. लिखा है ऊपर नीचे।
लेकिन अगर एडजस्टमेंट में लिख दिया तो 60% 40% कैश इक्विवेलेंट है, तो बाकी का क्या कहलाएगा? नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है। बारी आई फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। ऐसी एक्टिविटीज विच चेंजेस द साइज एंड कॉम्पोजिशन, डेट और इक्विटी का साइज एंड कॉम्पोजिशन जो बदल जाए, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनेंसिंग कहते हैं। अब डेट क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डेट दोनों होते हैं। और इक्विटी किसे कहते हैं? इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर उनको कहते हैं। कोई भी एक्टिविटी से जो बदल जाए, अभी देखते पड़े। फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म फंड्स और कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज, कैश प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स, रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन वगैरह वगैरह। ठीक है जी। एक बात और ध्यान रखना, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो होते हैं जो कि चेंजेस द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर्स इक्विटी यानी कैपिटल, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर ऑफ अ कंपनी, एंड बोरोइंग, लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म, दोनों को लेके चलते हैं। इनका इनफ्लो आउटफ्लो देख ले। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश क्या कहलाएगा आपका? इनफ्लो। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या कहलाएगा? आउटफ्लो। इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश कहलाएगा इनफ्लो, और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या कहलाएगा? आउटफ्लो। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बैंक लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर लॉन्ग टर्म, एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी? इनफ्लो है किसका? फाइनेंसिंग का। आउटफ्लो में चले आइए। रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आउटफ्लो। रिपेमेंट ऑफ फाइनेंस लीज लायबिलिटी, आउटफ्लो। इंटरेस्ट की पेमेंट फाइनेंसिंग है, और डिविडेंड की पेमेंट भी क्या है? फाइनेंसिंग है। ऐसा करके चले। ठीक है। डिविडेंड पेड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड इश्यू ऑफ बोनस शेयर विल नॉट बी अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्यों भाई? बोनस शेयर फाइनेंसिंग क्यों नहीं है? आपने शेयर इशू किया, बोनस, बदले में रिजर्व यूज कर लिया, बदले में सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर लिया, तो कैश फ्लो तो हो ही नहीं ना। बोनस शेयर इशू करने से क्या होने वाला है? अच्छा सुनो, रेशो में क्वेश्चन आ जाए, डेट इक्विटी रेशो है, इशू ऑफ बोनस शेयर, बताओ इम्पैक्ट क्या होगा? 2:1 की रेशो है डेट इक्विटी। डेट और इक्विटी है, रेशो 2:1 है। इशू ऑफ बोनस शेयर बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व लिखा हुआ है, तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो बेटा समझना, बोनस शेयर जो होते हैं वो इक्विटी का पार्ट होते हैं। ठीक है। रिजर्व भी इक्विटी का पार्ट होते हैं। आपने क्या किया? रिजर्व कम करे और शेयर बढ़ा दिए। इक्विटी में नो चेंज, रेट में वैसे कोई चेंज नहीं हुआ, देर इज नो चेंज। वो पार्ट है यहाँ पर देखिए, डेट और इक्विटी का। ठीक है जी। तो सेपरेट डिस्क्लोजर क्यों जरूरी है? ताकि हमें पता चलता है कि आपने ओनर्स फंड या डेट फंड को कैसे इस्तेमाल करा है। थोड़ा आगे चलें। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तेरा ध्यान से देखना। फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस और अदर एंटरप्राइजेस दोनों को कैटेगराइज करा है। इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए ऑपरेटिंग है भाई। बैंक के लिए इंटरेस्ट लेना देना क्या? ऑपरेटिंग। डिविडेंड रिसीव्ड, बैंक के लिए क्या है? ऑपरेटिंग, क्योंकि बैंक तो बहुत सारी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करता है। लेकिन डिविडेंड पेड करना बैंक के लिए क्या? फाइनेंसिंग, क्योंकि बैंक डिविडेंड तभी पे करेगा जब उसने अपने शेयर इशू करे हों। और शेयर इशू करना किसी के लिए क्या है? फाइनेंसिंग होता है। शेयर खरीदना इन्वेस्टिंग होता है, लेकिन शेयर इशू करना फाइनेंसिंग होता है, क्योंकि उससे इक्विटी का प्रोपोर्शन बदलता है। हाँ, क्या डाउट था बोलो? ये बैंक फाइनेंशियल है। हाँ, उसके लिए उससे रिलेटेड। हाँ, बैंक का जो इन्वेस्टमेंट होता है वही तो उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बैंक का कोर एक्टिविटी क्या है? लोगों को लोन देना और लोगों को लोन लेना और लोन देना, वही तो है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अदर कंपनी के लिए इंटरेस्ट पेड करना फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव करना इन्वेस्टिंग, और डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग। तो डिविडेंड पे करना चाहे बैंक है चाहे नॉन बैंकिंग कंपनी, दोनों के लिए क्या है? फाइनेंसिंग है। अब आज ये नीचे तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेट कैश फ्लो विद इन एक्टिविटी, भाई ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का तीनों का टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज टेकन टुगेदर, देखो बेटा, सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज टेकन टुगेदर कुड बी पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेगेटिव होगा तो क्या होगा? डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐसा करके बोलते हैं। और आगे चलें थोड़ा सा जरा, ये देखिए, एक सिंगल एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग दोनों होती है। प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, सुनो, अगर आपने किसी एसेट्स को ले लिया इंस्टॉलमेंट में, ईएमआई में ले लिया, तो क्या होगा? ईएमआई की जो इंस्टॉलमेंट होगी उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होगा। जैसे जैसे आप प्रिंसिपल पे करते जाएंगे, आप बनेंगे मालिक। प्रिंसिपल पे करने से आप बनते हैं मालिक। और इंटरेस्ट पे करना क्या हुआ? लोन की पेमेंट। तो ईएमआई में जो प्रिंसिपल है वो इन्वेस्टिंग है, और जो इंटरेस्ट है वो फाइनेंसिंग है। तो एक सिंगल एक्टिविटी क्या बन गई आपकी? इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों बनी। क्या बनेगा आंसर इसका? पेमेंट ऑफ एन इंस्टॉलमेंट ऑफ
ऑफ अ लोन टेकन फॉर एक्वायरिंग एन एसेट। गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी की ईएमआई जाती है, गाड़ी की ईएमआई में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होता है। जैसे जैसे प्रिंसिपल पे करोगे गाड़ी के मालिक बनते जाओगे ना, इंटरेस्ट पे करने से मालिक थोड़ी बनते हो। तो फाइनेंशियल बर्डन है। ईएमआई जो आप पे करते हैं, इंस्टॉलमेंट पे करते हैं किसी लोन की फॉर एक्वायरिंग एन एसेट, प्रिंसिपल अमाउंट क्या कहलाएगा आपका? इन्वेस्टिंग। और इंटरेस्ट अमाउंट क्या कहलाएगा? फाइनेंसिंग। ऐसा चलता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉल्स एंड अरियर। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया, व्हेन कैन इंटरेस्ट रिसीव्ड बी ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी? लोगों ने लिखा नेवर। अरे काहे नेवर? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर क्या होता है? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग है। हाँ, फाइनेंसिंग। वही तो बोल रहा हूँ, फाइनेंसिंग है वो भी। एडवांस मतलब शेयर के अगेंस्ट पैसा है ना, ऐसा फाइनेंसिंग है वो भी। उसको इन्वेस्टमेंट थोड़ी बोलेंगे। शेयर का पैसा एडवांस में मिल रहा है, इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग है वो भी। अच्छा, इसको शेयर्स डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जैसे परचेज ऑफ बिल्डिंग या कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स, ये कैश फ्लो नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से तीनों एक्टिविटी को अलग अलग इसलिए। हाँ, क्या? हाँ, वो बताया था। ये तीनों एक्टिविटी में अलग अलग इसलिए बांटा ताकि हमारे पास अलग अलग क्लैरिटी आती है कि भाई हमारा, समझ रहे कैश फ्लो स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू अगर आपका ज्यादा है तो आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग अगर बढ़ रहा है इसका मतलब लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं। फाइनेंसिंग अगर ज्यादा है तो मतलब आप क्या है, आपके पास इंसॉल्वेंसी का खतरा मंडरा रहा है। कैश फ्लो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। और कौन कौन सी कंपनीज एग्जेम्प्टेड है कैश फ्लो स्टेटमेंट से? 3 कंपनियां। ओपीसी में कोई कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है। स्मॉल कंपनी जिसका मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 50 लाख हो या हायर हो, या उसकी प्रेस्क्राइब शेयर कैप या क्या हो, 5 करोड़, या मैक्सिमम टर्नओवर 2 करोड़ या हायर, मैक्सिमम 20 करोड़ तक हो, उनको कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है। और एक डॉर्मेंट कंपनी है तो भी कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास दिख रहा है ना, बड़ा वाला, ये आपका टास्क है। आप क्या करेंगे? इसे 1 2 3 4 लिखेंगे और क्या करेंगे? ऑपरेटिंग होगा इनफ्लो तो ओ प्लस, तो जो सॉल्व करने के लिए दे रखे हैं, क्या चीज? नहीं, पीएसए को तो बनानी पड़ेगी, वो तो इस कंडीशन को फुलफिल ही नहीं करते। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है ना, वो लिस्टेड कंपनी होगी तो बनाना पड़ेगा उसको। क्वेश्चन 3 करना है आपको, ठीक है, घर से। ये होमवर्क है। और एक सबसे लास्ट पेज और है, उसको भी ले लीजिए। उसको भी करना है। उसमें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है। किसका आइडेंटिफिकेशन? है ना, दिख रहा है आइडेंटिफिकेशन? हाँ, उसमें आंसर के साथ है, लेकिन आपको अपने तरीके से करना है उसको। पूरा लास्ट पेज ही तो है। ठीक है। अब जब आप ये कर लेंगे, अगर आपने कर लिया ये, कल अगली क्लास में करके आएंगे तो जो मैं सिखाऊंगा वो समझ आएगा। तो समझ लीजिए, नहीं आएगा, लास्ट टॉपिक है, इसे रिवीजन का टाइम भी नहीं मिलेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा करना है। अगली क्लास में आपको हार्ड कॉपी में दे दूंगा। नहीं बन पाए, नहीं बन पाए, वो नहीं हो पाया। सो दैट्स ऑल फॉर